हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइस आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। तो गाइस जल्दी से सब लोग आ जाइए और आज का एक और स्मार्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गाइस, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि वो क्वेश्चन है जो आपके लास्ट टाइम पटवारी के एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंट हुए थे। मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन थे जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो गाइज वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ और उनके मैं सॉल्यूशंस दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। जो पॉसिबल बेस्ट होगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से सब लोग आ जाइए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है। तो गाइज इस क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल एक्सप्रेशन इज। तो गाइज आपने डेटाबेस का नाम सुना होगा और डेटाबेस के अंदर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो उसमें जब भी हम लोग कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं, तो एसक्यूएल की क्वेरी के लिए अपने पास प्रॉपर कुछ कीवर्ड्स का सिंटैक्स होता है। तो जस्ट एक एग्जांपल की अगर बात करते हैं, तो हम लोगों को किसी टेबल के अंदर से एम्प्लॉइज को अपने को सर्च करना है। देन उस केस में जब हम लगाते हैं तो लिखते हैं कि सेलेक्ट ना स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, सपोज कि एम्प्लॉय, एंड देन वेयर आपको कंडीशन देनी है, ग्रुप वाई किसके अकॉर्डिंग करना है और हैविंग कंडीशन देनी है। तो एग्जैक्टली देखो सेलेक्ट के बाद में क्या रहा आपका यहाँ पर वेयर क्लॉज आ रही है। जबकि देखो सेलेक्ट के बाद में यहाँ पर ग्रुप बाई है, गलत हो गया। सेलेक्ट के बाद हैविंग है, गलत हो गया। सेलेक्ट के बाद हैविंग है, गलत हो गया। सेलेक्ट के बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय, यहाँ पर ग्रुप बाय में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और देन फाइनली इज हैविंग। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑप्शन। विद गाइज ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको गाइज मैं लॉजिकली बताने की कोशिश करूँ। अब देखो गाइज, मैं एक फैक्ट बात आपको बता देता हूँ। ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है आपका एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जिसको आप एक दिन में सीख जाओ। ये तो जस्ट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, बट एसक्यूएल अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज है गाइज। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज दिस। तो अब देखो ये एक और आपका डेटाबेस का क्वेश्चन है गाइस, और इस क्वेश्चन के लिए आपको अगर डीप में जाना पड़ेगा तो अपने को नॉर्मलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने गाइस डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ है पहले कभी, तब तो आप आंसर दे सकते हो। बाकी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर केस क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में। फर्स्ट एनएफ होता है, आपका सेकंड एनएफ होता है। एनएफ मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म्स, और आपके थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। देन आपका बी सी एन एफ होता है, और नेक्स्ट आपका क्या होता है फोर्थ एन एफ होते हैं। तो ये मल्टीपल आपके क्या होता है प्रॉपर तरीके से आपके आप बता सकते हो कि नॉर्मल फॉर्म्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डिपेंडेंसीज होती है उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कि अपने पास में जो रिलेशन है, यानी कि जो आपका डेटाबेस में रिलेशन है, वो आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है ऑलरेडी। बट अगर हम उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में करना चाहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो रिमूव करते हैं वो कौन सी डिपेंडेंसी होती है, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बात समझ रहे हैं? तो ये एग्जैक्टली आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन गया। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो आपका आंसर आ जाता है दैट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब जैसे कि ए आपका बी पर डिपेंड है और बी सपोज करिए सी पे डिपेंड है। तो ये कहीं ना कहीं एक इस पे डिपेंड है, एक इस पे डिपेंड है। तो ऐसे केसेस को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। आपने मैथमेटिक्स के अंदर और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी चीजें आपने ये देखी होंगी। तो गाइज इस थर्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिलेशन को लाने के लिए हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर इस टाइप की डिपेंडेंसी होती है, देन वी विल हैव टू रिमूव दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज, देन द रिलेशन विल कम इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इन द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है गाइज, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन प्रेजेंट है, इसके बारे में बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये आप जानते हो गाइज, विच वन इज द यूनिवर्सल गेट। तो देखिए यूनिवर्सल गेट से मतलब क्या है। पहले तो देखो जो गेट्स होते हैं, जो गेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक आपका एंड गेट होता है, एक और गेट होता है, एक नॉट गेट होता है, एक एन ए एन डी होता है, एक एन ओ आर होता है, एक एक्स ओ आर होता है, और फाइनली आपका एक एक्स एन ओ आर होता है। तो इस गेट को, ये जो गेट होते हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मली बेसिक गेट्स बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों गेट होते हैं इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोल देते हैं। और ये जो दोनों होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लूसिव गेट के नाम से को जानते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल गेट जस्ट इसलिए इनको बोला जाता है क्योंकि दुनिया के सारे जो सर्किट्स हैं वो आपके इन्हीं दोनों गेट से मिलके बने हुए हैं।
इसलिए इनको यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। तो नेंड तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो नॉर प्रेजेंट है, तो नॉर अपने आप में क्या बन जाता है, देखो नॉर आपका एक यूनिवर्सल गेट के अंदर कंसिडरेबल। आई होप गाइज ये क्वेश्चंस आपको परफेक्टली समझ में आ रहे होंगे। मैं रीजन भी आपको दे रहा हूँ क्यों सही है क्यों गलत है, तो वो सारे केस आप बता सकते हैं। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है गाइज आपका। कह रहा है कि देखो जावा एप्लीकेशन नीड्स टू लोड 50 लाइब्रेरीज। इनको करना क्या एक्चुअल में, कि 50 जो आपकी लाइब्रेरीज है इनको लोड करना है। ठीक है, तो कह रहा है टू लोड ईच लाइब्रेरी वन डिस्क एक्सेस इज रिक्वायर्ड। एक्सेस मतलब एक्सेस टाइम के केस में बात हो रही है। तो सीक टाइम टू एक्सेस द लोकेशन इज 10 मिली सेकेंड। तो यहां पर ये दिया हुआ है कि जो सीक टाइम है दैट इज 10 मिली सेकेंड। ना तो रोटेशनल स्पीड इज 6000 आरपीएम। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग कि जो आपकी रोटेशनल स्पीड है वो कितना है, 6000 आरपीएम, मतलब रोटेशंस पर मिनट। तो अपने को बताना है कि सभी लाइब्रेरीज को लोड करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए गाइज हम लोग एक पर्टिकुलर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एक्सिस टाइम। क्या होता है, एक्सिस टाइम निकालने के लिए यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, एक तो होता है आपका सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी। ये गाइज आपके नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक गेट के अंदर आपका क्वेश्चन आया हुआ था, गेट के एग्जाम के अंदर यूजीसी नेट में भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपके बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं गाइज। तो गाइज मैं आपको देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका बता दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। बट गाइज अपने कंप्यूटर साइंस में देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आर देयर। तो गाइस हर न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक्चुअल में एक पटवारी का एग्जाम या मान लो एक किसी बैंकिंग का एग्जाम है, तो जस्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर रेयरली कभी कभी एक दो क्वेश्चन आपके डाल देते, तो उसलिए अपने को घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीक टाइम तो आपको पता है कितना दे रखा है आपका, 10 आपका मिली सेकेंड दे रखा है। ओके, अब अपने को रोटेशनल लेटेंसी फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए रोटेशनल लेटेंसी बेसिकली क्या होते हैं, देखो यहाँ पर 6000 आपका रोटेशन पर मिनट दे रखा है। तो देखो 6000 रोटेशंस के लिए आपका कितना टाइम चाहिए, आपको यहाँ पर 60 सेकंड्स, यानी 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है। तो वन रोटेशंस के लिए आपको टाइम कितना चाहिए, 60/6000 सेकंड्स, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमको सेकंड से हमें किस में बनाना पड़ेगा, मिली सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो मिली सेकंड में बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 60/6000 मल्टीप्लाई 1000। तो जैसे ही हम कट पिट कर देंगे ना, तो 1 2 3, हाँ, तो देखो यहाँ पर आपका कितना बच गया, 10। तो इसका आंसर क्या रहा आपका, 10 मिली सेकेंड। तो ये चीज क्या निकली कि वन रोटेशंस के लिए आपका जो टाइम निकल के आ रहा है दैट इज 10 मिली सेकेंड। ठीक है, अब देखो जो आपकी रोटेशनल लेटेंसी होती है, तो रोटेशनल लेटेंसी में शॉर्ट में देखो, रोटेशनल लेटेंसी इज इक्वल्स टू जो 10 मिली सेकेंड आपका वन रोटेशन का टाइम निकला उसका जस्ट हाफ होता है। तो ये कितना होता है आपका, 5 मिली सेकेंड्स प्रेजेंट होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 5 मिली सेकेंड्स आ चुके। तो ये कंप्लीट कितना हो गया आपका, 15 मिली सेकेंड। मतलब एक लाइब्रेरी को लोड करने के लिए आपको कितना चाहिए, 15 मिली सेकेंड चाहिए। अपने को 50 करनी है। ठीक है, तो 50 लाइब्रेरीज को लोड करने के लिए चाहिए 50 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 750, ये बनेगा मिली सेकेंड्स। अब देखो ये आपका केस क्या, मिली सेकेंड्स में, देन अब अपने को देखो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। देन वी कैन डिवाइड इनटू 750 डिवाइडेड बाई 1000, है ना, और ये बन जाएगा अपना सेकंड्स में। तो इसको कट पिट कर देंगे ना, देन आपका फाइनली आंसर निकलेगा 0.75 सेकंड इज द परफेक्ट आंसर। तो गाइज आप सब लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज, और इसका एक फाइनलाइज मैं तरीका आपको दिखा दे रहा हूँ आपको, जो आपको क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं होगी गाइज। ठीक है ना, तो ये आपका केस प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन एग्जैक्टली मैंने अच्छे से लिख के आपका रखा हुआ है। डिस्क टाइम एक्सेस टाइम इक्वल्स टू सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी, और सीक टाइम बराबर क्या हो गया, 10 जो आपको गिवन है, एंड रोटेशनल स्पीड कितना दे रखा है आपका, 6000 आरपीएम। तो देखिए 6000 रोटेशन के लिए आपका टाइम इतना लग रहा है, तो एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा अपना, 60/6000 सेकेंड, और बराबर क्या होगा 10 मिली सेकेंड।
तो रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, हाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर, है ना, बराबर 5 मिली सेकेंड। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आपका 15 मिली सेकेंड आ जाएगा, किसके लिए, टोटल टाइम टू ट्रांसफर वन लाइब्रेरी। तो अपने को 50 लाइब्रेरी करने, देन आंसर क्या बन जाएगा अपना, 0.75 सेकंड इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपके नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं। ये एक हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके गेट लेवल तक के एग्जाम के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके गाइज, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। फाइनली अपने को करना क्या है, 5 6 7 ये ऑक्टल में है, और फाइनली इसको अपने को हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो गाइज यहाँ पर करते क्या है, देखिए कि ऑक्टल टू हेक्सा में कन्वर्ट करने की देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड, इट इज इनडायरेक्ट मेथड। कि सबसे पहले हमें ऑक्टल से क्या बनाना पड़ेगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और देन बाइनरी में जब हो जाता है तो बाइनरी को हम किस में कर सकते हैं, हेक्सा में। तो देखिए ऑक्टल टू बाइनरी पहले करते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी करने के केस में आपका एक नंबर यूज करते हैं 1 2 एंड 4, याद रखिए 1 2 4। तो ऐसा टेबल बना सकते हो। तो पहला नंबर क्या है, 5। तो देखो इनमें से क्या जोड़े कि 5 बन जाए, 4 + 1 5। जिसको जोड़ा उसके नीचे 1 कर दो, बाकी की जगह 0 कर दो। 6 कैसे बनेगा, तो 6 को बनाने के लिए यहाँ पर 1 1 0 आ जाएगा, 4 + 2 6, बाकी जगह पर 0 करेंगे। एंड 7 को बनाने के लिए हम क्या यूज करें, तीनों में तीनों का यूज करेंगे, 4 + 2 + 1 7। तो तीनों के नीचे 1 करेंगे। तो ये जो पेयर्स आपके ऐसे वर्टिकली लिखे हुए हैं ना, इनको आप हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। दिस इज द बाइनरी ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। अब बाइनरी बना चुके हैं हम लोग, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, ये नंबर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो अब देखो ये बाइनरी बन गई, इससे हमें क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को बनाने के लिए 4 डिजिट्स के पेयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर 4 का ये बनेगा। अब देखो ये पेयर कंप्लीट नहीं है, तो लेफ्ट में 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब करते क्या है, हेक्सा में हम लोग जैसे ऑक्टल में हम लोग 1 2 4 का यूज किया है, हेक्सा में 1 2 4 एंड 8 का यूज करेंगे। जब मैं गाइस आपको नंबर सिस्टम प्रॉपर्ली सिखाऊंगा, ये तो पर्टिकुलर एक नंबर सिस्टम है, मैं आपको कई सारे केस सिखाऊंगा, देन आपको परफेक्टली समझ में आने वाला है कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे 1 2 4 8 1 2 4 8, देन फाइनली 1 2 4 8। जीरो वाले टर्म्स को कट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आप देखो इस पेयर में, पहले पेयर में कितना बचा हुआ है, 1 2 4, तीनों को जोड़ दो, कितना बना 7। ऐसे इनको भी जोड़ दो, 1 2 4 दैट इज ऑल्सो 7। एंड यहाँ पर अपने पास 1 बचा हुआ, दिस इज 1। नाउ फाइनली द आंसर इज 177 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन इज सी इज द बेस्ट आंसर फॉर यू गाइस। तो ये आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है गाइज। तो आपके देखो यहाँ पर टोटली 12 टाइप के कन्वर्जन होते हैं। तो गाइज अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अभी मैं सारे कन्वर्जन आपको यहाँ नहीं बता सकता। उसके लिए मैं डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर क्लास आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कह रहा है 53 इन टूज कॉम्प्लीमेंट अपने को बताना है। फ्रॉम इज, फ्रॉम इज, तो अपने को फाइनली करना है 53 का 53 का टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखो टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अब देखो इसका केस क्या है, पहले तो 53 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 53 इज इन डेसिमल, एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर नंबर एज अ बाइनरी। जब बाइनरी निकल जाएगा, देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। तो इसके लिए करते क्या है कि 1 2 4 8 16 एंड 32। अब 32 के बाद 64 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो हम इससे छोटे तक लिखते हैं। तो अब इस नंबर में से चेक करिए कि किस किस को जोड़ेंगे और हमारा आंसर 53 बन जाए। तो 32 और ये आपका 16 आपका कितना हो गया, हाँ 3216 कितना हो गया 48। 48 और 4 कितना हो गया 52, और एक आपका 53। तो जिसको जोड़ा उसके नीचे आप 1 प्लेस कर दो, बाकी जगह पर 0। तो इसकी जो बाइनरी है वो तो क्या आ गई अपनी, ये वाली आ गई, सही है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो बाइनरी आपकी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना है हमें, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में करते क्या हम लोग, यहाँ पर 0 का 1 कर देते हैं और 1 का 0 कर देते हैं। तो 0 0 1 0 1 0 ये हो गया। अब जब ये निकाल लिए हम लोग, तो अब इसमें 1 प्लस कर देंगे। तो इस नंबर में जब 1 प्लस करोगे, तो उस केस में आंसर 1 1 0 1 0 0। तो देख लीजिए यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
आई थिंक ये क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसका आंसर आपका निकाला हुआ है। तो ये फॉर्मूला तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देन यू कैन ऐड अ 1 टू फाइंड आउट द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 53 गाइस। आंसर देख लीजिए कौन सा मैच हो रहा है आपका यहाँ पर। बी आंसर इज द परफेक्ट आंसर, सो यू कैन टेल गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन बूलियन एल्जेब्रा दिस इज अ लॉ ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो गाइस देखो, डिमॉर्गन्स थ्योरम आपने ऑलरेडी शायद हो सकता है पढ़ा होगा। तो इस केस में देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट कि अपने पास में लिखा हुआ है कि a प्लस बी, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो डिमॉर्गन्स में क्या होता है कि ये जो प्लस होता है वो तो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अलग अलग वेरिएबल वो कंबाइंड हो जाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से अपने को करना है कि इनको मैं कंबाइंड कर देना है। तो अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट कैसे कैसे बन सकता है, तो आप देखेंगे। तो देखो यहाँ पर a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो ये आपका पर्टिकुलर क्या बन गया आपका। देखो यहाँ पर डॉट तो बना दिया है, बट आपने बार यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस वाले केस में देखोगे ये कंडीशन आपकी बिल्कुल क्या आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके जो बार ए और बी पे जॉइंट है तो अलग अलग कर देते हैं, तो ये आपके पर्टिकुलर फॉर्मूला है आपका। तो इसको जब बात करेंगे तो इसको हम कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर डॉट आ गया, और ये जो बार अलग अलग हैं इनको क्या कर देंगे लोग, यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं। तो ये वाली कंडीशन जो है और ये वाली कंडीशन बोथ आर सेम। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, ये फॉर्मूला आपका क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो गाइज आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, वही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा है बूलियन एल्जेब्रा का दे रखा है, और गाइस बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स। अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है गाइस, और एक छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर पता नहीं क्यों इस टाइप के क्वेश्चंस लोग दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर एक नॉर्मल सा केस देखे, जब चलो क्वेश्चन आ गया तो क्या कर सकते हैं, तो उस टाइप की तैयारी आपने को करनी पड़ेगी। आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में, आपका सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे इसको जैसे कर रहे हो ना, जैसे मैंने इसको किया हुआ, आप उल्टा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका दे रखा है कि a प्लस बी, और बार अब ऐसे दे रखा है, ये मान लो, है ना। अब इसका अपने को बनाना है। तो देखो ये बीच का सिंबल है, पहले तो ये बार को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप। तो बार को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दैट मीन्स ए बार तो ये बन गया, और बी बार आपका ये बन गया। अब ये जो डॉट है इसको क्या कर दोगे, कंबाइन। तो ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पर, ये भी अपने आप में एक डिमॉर्गन्स थ्योरम ही प्रेजेंट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ फुल एडर, है ना, दैट एड्स 2 बिट्स एंड अ कैरी। तो 2 बिट्स और एक कैरी को जब ऐड करते हैं तो फाइनली गाइज आप लोग याद कर लीजिए, उस केस में आपका एक तो सम बिट प्रेजेंट होती है और एक आपकी कैरी बिट प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर केस क्या कि सपोज दैट के ए पी और एक एक कैरी इनपुट हम लोग देते हैं, तो आपका देखो दो तो हम इनपुट पास कर रहे हैं, एक साथ में कैरी, तो हमारा जो फाइनली आउटपुट आता है, एक तो सम प्रेजेंट होता है और देन फाइनली क्या आता है आपका कैरी। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके इनपुट हैं, देन दिस वन इज आउटपुट। तो आंसर आपका क्या बन जाए, वन सम बिट आएगी और वन आपकी कैरी बिट प्रेजेंट होगी। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टोपोलॉजी इज बेस्ट suited फॉर अ नेटवर्क दैट हैव अ हब। यानी ऐसी टोपोलॉजी बतानी है जिसके अंदर आपका हब प्रेजेंट होता है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो गाइज आपको पता होगा कि ये जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो जस्ट आपकी कुछ इस तरीके से रिंग के फॉर्मेट में अटैच्ड होती है। बस टोपोलॉजी होती है वो आपके इस तरीके से कई सारे सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पर अटैच होती है। मैश टोपोलॉजी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है, ये सारे पॉइंट आपस में कलेक्टेड इस तरीके से यूं होते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि कई सारे सिस्टम जो होते हैं उसके बीच में यहाँ पर ये क्या लगा होता है, आपका हब लगा रहता है। तो यही तो पूछ रहे कौन सी टोपोलॉजी के अंदर हब होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका स्टार टोपोलॉजी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है गाइस लार्ज प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू मॉड्यूल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीज। तो देखो ये क्वेश्चन आपका क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक नाम सुनाओ एसडीएलसी। तो एसडीएलसी जो होता है ना, देन उस केस में आपकी जो डिजाइन फेज होती है ना, उस केस में एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिजाइन। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, है ना। तो उस केस में आपके देखेंगे तो जो प्रॉपर तरीके से आपकी क्या होती है, एक साइकिल होती है, तो उसके अंदर आपका एक डिजाइनिंग फेज होता है। उसका आंसर क्या बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, कि लार्ज प्रोग्राम को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए हम डिजाइन फेज के अंदर ये वाला काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन दिस पुश पॉप ऐसे आपके दे रखे हैं, तो देखो ये एक तरीके से स्टैक की कंडीशन है। तो स्टैक क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका ये रास्ता इधर से बंद है और इसके अंदर सपोज आपने एक प्लेट ये डाल दी 1, एक प्लेट 2, एक प्लेट 3, तो क्या बताइए आप 3 को बिना निकाले क्या 2 निकाल सकते हो? नहीं। तो इसमें जो सबसे पहले बाहर निकलेगी ना, तो इसमें डालने का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या बोल देते हैं? पुश। और इससे निकालने का जो है उसको क्या बोलते हैं? हम पॉप कर दिया। ठीक है ना? तो इसमें से लास्ट वाली जो डाली थी वो सबसे पहले निकलती है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसी के बारे में बात करनी है, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका किस किस तरीके से हो रहा है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, आपने पुश किया 1। आपने क्या किया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर आप कैसे, आपने 1 पुश किया है। अब नीचे कर देते, सबसे नीचे 1 आ गया अपना, है ना? अब आपने क्या किया कि पुश किया है 2, है ना? तो आपने पुश कर दिया 2, तो 2 पुश कर दिया तो अपने पास क्या हो गया अपना, एक ये भी प्रेजेंट आ गया। देन आपने पॉप कर दिया, जब पॉप कर दिया तो इसको बाहर निकाल दिया, तो अपने पास क्या बचा हुआ, केवल फिर से 1 बचा हुआ है। देन पुश कर दिया 1, तो पुश कर दिया आपने यहाँ पर 1, ठीक है? अब क्या करें, पुश कर दिया 2, पुश कर दिया आपने 2, देन पॉप, 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 3 केस पॉप करें आपने, है ना? 3 केस पॉप करे तो देखो 1, 2 और 3 आपने तीनों निकाल दिए। देन फिर से आपने क्या किया हुआ, पुश किया हुआ है 2। तो फाइनली करेंगे, जब सब निकल जाएगा अपने पास में तो आउटपुट क्या बचेगा फाइनली अपने पास में 2। तो इसका जो अप्रोचेबल जो तरीका है ना, वो गाइस आपको मैं एक डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इस अप्रोच को परफॉर्म कर पा रहे गाइस। ठीक है, तो जस्ट अ वेट गाइस, आई विल टेल यू गाइस। देखिए, इसका देखो फाइनली जो आउटपुट देखो कैसे-कैसे हो रखा है देखो। यहाँ पर आप परफेक्टली समझ सकते हो कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है? तो डायग्रामेटिक तरीके से चीज़ आपको परफेक्टली समझ में आ जाएँगी। तो देखिए सबसे पहला ऑपरेशन क्या, पुश 1, तो हमने सबसे पहले पुश कर दिया 1, देन पुश कर दिया 2, 1 तो था ही, 2 अपने पास एक और आ गया नेक्स्ट। अब हमने पॉप कर दिया, तो पॉप जब किया तो अपने पेस में क्या हुआ देखो यहाँ पर, ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आप पॉप करोगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर से, 2 निकल जाएगा। तो पॉप के अंदर आपका 2 निकल गया तो अपने पास क्या बचा हुआ फाइनली, फिर से 1 बचा हुआ है। देन अब ये कह रहा है कि पुश 1, तो नेक्स्ट हमने फिर से पुश 1 कर दिया तो 1 और 1 2 बार आ गए, ठीक है? नेक्स्ट हमने पुश 2 कर दिया तो यहाँ पर देखो 1 1 2, तो मैंने 1 1 2 ऐसे लिखा था, इन्होंने ऐसे लिख दिया, बात आपकी एक ही है। अब पॉप कंडीशन आपकी क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो पहला पॉप करेंगे तो आपका 2 निकल के आएगा यहाँ से, है ना? तो अब देखो ये वाले केस निकल के आ गए। अब देखो फिर से क्या करेंगे, एक तो 2 पहले से था अपने पास, है ना? ये आ रहा है, और दूसरा 2 आपका एक ये वाला निकल के आ गया। नेक्स्ट फिर पॉप करेंगे तो आपका 2 और 2 तो थे ही, एक ये वाला जो 1 था वो आपका इस जगह पे निकल के आ रहा है, पॉप कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। देन फिर से हम पॉप करेंगे तो आपका ये भी आ जाएगा। तो ये तो बन गया एम्प्टी, देन हमारे पास 2 2 1 1 आ चुका है। नाउ फाइनली वी आर डूइंग अ पुश ऑपरेशन बाय 2। तो पुश ऑपरेशन कर रहे हैं 2 से, तो 2 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, देन फाइनली आपका जो आउटपुट निकलेगा अपना 2 2 1 1 2 आपका फाइनली आउटपुट निकल पाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? और लास्ट में देखो आपका यहाँ पर पॉप कर दिया है, तो 2 आपने पुश किया और लास्ट पॉप कर दिया, तो इस 2 को भी आपका यहाँ पर, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपका परफॉर्म द सीक्वेंस ऑफ पॉप्ड आउट। तो पॉप सीक्वेंस का जो फाइनली आउटपुट निकला, कौन-कौन से आइटम्स हमने पॉप के निकाल दिए ना, देन उस केस में आंसर क्या निकलेगा आपका, ए विल बी द परफेक्ट आंसर। तो गाइस देखो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। और ये गाइज़ सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर, पूरे-पूरे सब्जेक्ट्स हैं गाइज़। आप सोचो ये तैयारियाँ मतलब एक इस तरीके से अपने को नहीं, हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर सकते हैं गाइज़। आप सोचो कि डेटा स्ट्रक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सब आपका बीटेक, एमटेक लेवल तक का गाइज़ होता है। बट हाँ, कोई नहीं, हार नहीं माननी है, सफलता पानी है तो करना तो पड़ेगा। ओके गाइज़? तो यहाँ तक का केस आपको 11 क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखो सी लैंग्वेज की क्वेश्चन आ गया। सी लैंग्वेज के अंदर जो हम फंक्शंस बनाते हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि अ सी प्रोग्रामिंग इन अ फंक्शन कैन रिटर्न। तो एक फंक्शन, ये पता है कि जो फंक्शन है वो आपकी वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है और नहीं कर सकता। अगर वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डबल वैल्यू करेगा, सिंगल वैल्यू करेगा, या एज मैनी एज वैल्यूज करेगा, नो वैल्यू करेगा। तो इसका जो आंसर है, फंक्शन अगर है तो फंक्शन हमेशा आपका सिंगल वैल्यू को ही एट अ टाइम वो रिवर्ट करता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, सिंगल वैल्यू को यहाँ पर वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करने से मतलब क्या है कि जो फंक्शन अपना जो परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आने वाला है, वो अपने आप में एक वैल्यू प्रेजेंट आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है ना? आगे कह रहा है कि सी लैंग्वेज यूनियन मेंबर। अब यूनियन मेंबर वेरिएबल इज जनरली एक्सेस्ड यूजिंग द।
तो यूनियन बेसिकली पर्टिकुलर यूनियन में बताते तो ये क्या होता है आपका, आप नाम सुना होगा डाटा टाइप, ठीक है। तो इसमें जो एक तो होती है जैसे इंट होता है या स्ट्रिंग करके होता है, ये आपके डेटा टाइप होते हैं प्री डिफाइंड जो सिस्टम में होते हैं। और यूनियन क्या होता है, ये आपका यूजर डिफाइंड होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसके जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज डॉट ऑपरेटर, मतलब आप इस पर्टिकुलर सिंबल का यूज करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ थ्रेड। अब थ्रेड क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटेड पार्ट ऑफ अ सीपीयू। तो यहां पर बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल एलिमेंट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटेबल सबसे छोटा एलिमेंट, जैसे प्रोसेस थी ना, प्रोसेस से भी छोटा जो होता है उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल, प्रोसेस से भी छोटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर लेस टाइम टू क्रिएट एंड टर्मिनेट द प्रोसेस, आगे कह रहा है कि ये तो एडवांटेज है, ये तो एडवांटेज है, बट हमें तो नॉट बताना है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर, बिल्कुल सही है। लेस मेमोरी एक्सपेस, तो ये आपके हल्की मेमोरी में लाइट वेटेड होते हैं, तो आपका बोल सकते हैं कि ये एक लेस मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं थ्रेड के लिए। इंटर प्रोसेस कम, तो ये आपका डिसएडवांटेज बन जाएगा, मतलब एडवांटेज नहीं है, ये चीज आपके थ्रेड से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपीयू नियरली डिलेज इट्स ऑपरेशन फॉर वन मेमोरी साइकिल टू अलाउ डायरेक्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका सीपीयू को अपना काम नहीं, सीपीयू नियरली डिलेज इट्स ऑपरेशन, सीपीयू अपना काम डिले कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि वहां पर जो आपकी जो चीजें होती है वो आपके इनपुट आउटपुट के लिए ट्रांसफर हो चुकी हैं, तो उन्होंने पर्टिकुलर अपना टाइम निकाल के इनपुट आउटपुट को ट्रांसफर करना चालू कर दिया। तो इस केस की जो प्रोसेस होती है दिस इज नोन एज साइकिल स्टीलिंग। इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल स्टील कर लिया, कि जो जो साइकिल आपका सीपीयू यूज करने वाला था उस साइकिल में आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। उस केस में आपने इस डायरेक्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में एक्सेस हो चुकी है और उसने आपके सीपीयू के एक साइकिल को एक्सेस कर, तो इसमें साइकिल का स्टीलिंग का केस आपका प्रेजेंट, ठीक है। कह रहा है कि द शॉर्टकट की टू गेट हेल्प फ्रॉम ऑफिस असिस्टेंट, तो ऑफिस असिस्टेंट से हेल्प लेने के लिए, हेल्प के लिए हमेशा जो शॉर्टकट की है दैट इज F1 गाइस। जस्ट याद कर लीजिए, इसका कोई मतलब कोई जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक शॉर्टकट की जस्ट आपने याद करना पड़ेगा, F1 इज यूज्ड फॉर, आप बता सकते हो, है ना। नेक्स्ट कह रहेगा यूजिंग फाइंड कमांड इन अ वर्ड वी कैन सर्च, करेक्टर कर सकते हैं, होल वर्ड कर सकते हैं, सिंबल्स कर सकते हैं, आंसर क्या बनेगा इसका, परफेक्ट ऑल ऑफ द अबव आंसर बनेगा। तो आप वर्ड में जब आप काम करते हो ना गाइस, तो उस केस में ये परफेक्टली आपको पता। नेक्स्ट अलाइनमेंट बोल रहा है आपका, कि ये कह रहा है कि द शॉर्टकट की टू अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मींस लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं, तो आप याद कर लीजिए कंट्रोल प्लस एल इज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, और कंट्रोल जो आर होता है राइट के लिए, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई, और कंट्रोल ई फॉर, अब मैं अलग से लिख रहा हूँ, एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, आर फॉर राइट, और जे फॉर जस्टिफाई, एंड ई फॉर सेंटर अलाइन, नेक्स्ट स्लाइड कैन हैव, पावर पॉइंट का बात करेंगे तो पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड्स होती है उनके अंदर क्या क्या हो सकता है, आपका टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ्स, ड्रॉन ऑब्जेक्ट, शेप्स, विजुअल्स, यानी सारी चीज हो सकती है। आंसर क्या बनेगा आपका, एनी ऑफ द अबव, यानी सारी चीज हम लोग यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इनमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सारे ही सही है, इसलिए आपका कोई भी आंसर लगाएंगे तो परफेक्टली आंसर क्या आपका, डी विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, 20 क्वेश्चन है, टू ऐड स्लाइड मास्टर ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल सेलेक्ट मेन्यू, कहने का मतलब स्लाइड मास्टर ऑप्शन आपके किस मेन्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। तो गाइज आप याद रखिए, इसको ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक बार आप पावर पॉइंट की विंडो को एक बार ओपन करके देख लीजिए, आंसर क्या बनेगा इसका, व्यू। तो व्यू ये बेसिकली क्या होता है, एक टाइप ऑफ व्यू है जो कि पावर पॉइंट के अंदर मास्टरिंग के केस में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जो आपने प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना रखे थे उनको ओपन करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो कंट्रोल एल तो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है, कंट्रोल एन इज फॉर न्यू, न्यू प्रेजेंटेशन के केस में इसको यूज करें, न्यू स्लाइड को ऐड करने के सेंस में, है ना, सॉरी,
नया ओ पावर पॉइंट ओपन करने के लिए, और ए फॉर ऑल, सेलेक्ट ऑल। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आपका एक्चुअली होना चाहिए कंट्रोल प्लस ओ होना चाहिए, जो कि आपके ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जबकि कंट्रोल ओ इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन ऑप्शन, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नन ऑफ द अबव गाइस। ओके, नाउ 22 नंबर क्वेश्चन। इफ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेलेक्ट ऑल, तो ये किससे कर, ये तो आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल ए इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है ना? सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। तो एस फॉर सेव, सी फॉर कॉपी, वी फॉर पेस्ट। तो सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सा बनेगा? फाइनली आंसर सी, कंट्रोल प्लस ए आपका आंसर परफेक्टली है। कह रहा है कि सेलेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? सेलेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब क्या है? कि सेलेक्टिंग अ वर्ड, अ कंप्लीट लाइन, या आपका सेंटेंस। तो वर्ड, लाइन और सेंटेंस ऑल आर कंसीडर्ड एज टेक्स्ट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओके। नाउ द हेडर एंड फुटर कैन बी एडेड बाय चूजिंग हेडर एंड फुटर ऑप्शंस फ्रॉम। कहाँ से हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं? अब सोचो हमें क्या कराना है, ऐड ही तो कराना है। तो ऐड कराने वाली चीज इंसर्ट के अंदर होती है। तो आंसर क्या बन जाएगा फाइनली इसका? इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाके हम चीजों को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रामर डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग ग्रामर फ्रॉम विच मेन्यू इन द वर्ड 2003। 2003 के अंदर बात कर रहे हैं, यानी सीधी सी बात देखिए, फाइल, व्यू और इंसर्ट, ये आजकल के केस में प्रेजेंट होता है, टूल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो टूल्स जब प्रेजेंट नहीं होता, तो टूल्स आपके ओल्डर वर्जन्स में प्रेजेंट था। इसलिए इस क्वेश्चन में टूल्स मेन्यू आपका परफेक्ट आंसर होगा। या टूल्स मेन्यू में जाओगे और वहां पर आपका ग्रामर का ऑप्शन दे रखा है, एंड यू कैन चेक इट। ओके, 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं गाइज। तो गाइज अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए गाइज, जिससे हम आपको बता सकें। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉर्टकट की टू अलाइन डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट और राइट। तो देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या कि जैसे आपका ये एक पेज है। अगर हम इस साइड से चलते चले जाए तो ये आपका अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको लेफ्ट अलाइन बोलते हैं। अगर इस साइड से आप देख रहे हो तो ये अलाइन हो रहा है, तो राइट है। और अगर हम लोग इस साइड से कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये आपका सेंटर है। और इक्वली दोनों साइड से हम लोग कर देते हैं इस तरीके से, दोनों साइड से, लेफ्ट भी या राइट भी। देन इसको बोलेंगे जस्टिफाई। और जस्टिफाई करने के लिए जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, वो कौन सी थी शॉर्टकट की? कंट्रोल जे इज द परफेक्ट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई। ठीक है? तो इस चीज का मतलब कि दोनों साइड से जब हम करते हैं तो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को यहाँ पर हम जस्टिफाई अलाइनमेंट के नाम से ठीक है गाइस? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन हैव द सेम लुक। सभी स्लाइड्स में आपका सेम लुक होना चाहिए, तो उस केस में परफेक्टली आंसर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो सेम लुक करने का मतलब क्या कि वहां पर एक पर्टिकुलर टेम्पलेट अटैच कर लेते हैं। देन आंसर ऑफ दिस प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट्स आपने ऑलरेडी बना रखे, तो जितनी भी स्लाइड्स है उन सभी का लुक क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम टू सेम प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू एग्जिट। ये तो बता सकते हो पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए तो मिनिमाइज से तो मिनिमाइज होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन, ये तो आपके एप्लीकेशन के केस में, ये डॉक्यूमेंट के केस में। तो आंसर क्या खुद कह रहा है कि क्लोज ऑप्शन यूज करोगे, और एग्जिट ही तो करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है ना? आंसर आपका बी प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज वर्ड वेब? वर्ड रेप फीचर क्या करता है? बेसिकली इसका काम क्या होता है? सपोज दैट कि हमने एक लेंथ सेट कर की है कि ये आपका एक मार्जिन है, एक ये मार्जिन। हम चाहते हैं कि जब हम लिख रहे हैं और वर्ड रैप को अगर हमने टिक नहीं किया है, अगर वो आपका चेक बॉक्स होता है बेसिकली, यहाँ पर टिक नहीं किया, आप लिखते जाइए, एक ही लाइन के अंदर आगे लिखता हुआ चला जाएगा। पर जैसे हमने वर्ड रैप को टिक कर रखा है, तो इस पेज की जो बाउंड्री है, अपना लिखते लिखते जब कर्सर आपका यहाँ तक पहुंचेगा, तुरंत इसके बाद में अगली लाइन में आपका प्रेजेंट कर देगा। तो ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ए विल बी द परफेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत सिंपल से केस है। अब देखो आगे का ऑप्शन भी पढ़ लो, अलाउ यू टू टाइप ओवर द टेक्स्ट, नो। इज अ शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी नहीं है। एंड सेव करने के लिए आंसर क्या बनेगा आपका? ए विल बी द परफेक्ट आंसर। ठीक है? अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, और 30 नंबर कह रहा है कि डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2007 फाइल। तो पुराने जो वर्जन्स थे उनके अंदर जो आंसर आता था वो आपका डॉट डीओसी आता था। जबकि आज के केस में कौन सा केस है आपका? डॉट डीओसी एक्स। तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा इस केस में? डॉट डीओसी एक्स आपका। अगर आप गाइज एमएस ऑफिस में अगर काम करते हो, देन आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि व्हाट द एक्सटेंशन ऑफ अ न्यू वर्जन इन एमएस ऑफिस का।
द शॉर्टकट की फॉर पेस्टिंग द कॉपीड कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट इन एमएस ऑफिस। तो ये कौन नहीं बता सकता? एस फॉर सेव, ए फॉर सेलेक्ट ऑल, सी फॉर कॉपी, वी फॉर पेस्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? पेस्ट इज द परफेक्ट आंसर, बी है ना, कंट्रोल वी, डी ऑप्शन, ठीक है, कंट्रोल वी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। देखो अच्छा एक्सेल का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि टू कीप द डेटा इन अ व्यू ऑन अ स्क्रीन यू कैन फ्रीज कॉलम्स और रोज बाय सेलेक्टिंग फ्रीज पेन्स फ्रॉम विच मेन्यू। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप पर्टिकुलर अपने जो स्क्रीन है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी डेटा यहाँ पर एक्सेल के अंदर टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं ना, और 50 स्टूडेंट के नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि हम केवल इतने इतने पोर्शन को ऊपर नीचे आगे पीछे कर पाएं। ये वाला जो कॉलम है आपका वो क्या होना फिक्स होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, वो प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं। आंसर क्या बन जाएगा इसका? व्यू टैब के अंदर यानी व्यू मेन्यू के अंदर जाइए और वहां पर आपका फ्रीजिंग का ऑप्शन आता है। वहां से आप पर्टिकुलर कॉलम को या रो को जो भी आप वहां से फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मतलब वो अपनी जगह टिकेगा, बाकी जो कॉलम फ्रीज किया उसके अलावा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट होता रहेगा, बट वो पर्टिकुलर आपका फिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट इज अ 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग, क्या आंसर होना चाहिए बताओ? एक सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग कर रखी है, डिजाइनिंग या कलर कॉम्बिनेशन या फॉन्ट या स्टाइल जो कर रखी है, वो हम दूसरे सेल में लेके जाना चाहते हैं, तो गाइज उसके लिए ऑप्शन कौन सा होता है आपका? फॉर्मेट पेंटर। जैसे आपका जो एक्सेल होता है तो उसमें आप देखोगे जो होम टैब आता है, इस जगह पर एक आइकन होता है, जैसे एक कुछ इस तरीके से एक ब्रश टाइप का होता है। तो आपने सपोज करिए कि ये 2 सेल आपने ले रखे हैं, तो इस पर आपने कुछ स्टाइलिस्ट लिखा हुआ है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपने डेटा लिखा हुआ है स्टाइलिस्ट, और यहाँ पर आपने मोनू लिखा हुआ है बहुत छोटा सा ही। तो मैं चाहता हूँ इसकी स्टाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। तो पहले इसको सेलेक्ट करो, इस सिंबल पर आप क्लिक कर देना यहाँ पर जाके, और क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये मोनू भी इसी स्टाइल में आपका कुछ लिखा हुआ। तो एक सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करके दूसरे सेल में लेके जा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेट पेंट। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। नेक्स्ट, डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इसी से समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर होता है कि जैसे आपने कई सारे यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है। अगर मैं सपोज यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पैनल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये इतना इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज रेंज। आंसर क्या बनेगा? रेंज। फॉर्मूला नहीं होता, रेंज एड्रेस नहीं होता, कैलकुलेशन। आंसर क्या बनेगा इसका? ये प्रॉपर हमने रेंज को सेलेक्ट कर दिया। तो रेंज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि आपके रेक्टेंगुलर आपकी स्क्रीन आपकी प्रेजेंट, एक तरीके से रेक्टेंगुलर स्क्रीन आपकी ये प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज। आप बताओ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यू कैन सेलेक्ट द करंट रो बाय प्रेसिंग। करंट रो यानी एक्सेल के अंदर जो आपकी ये जो रो होती है, आप सपोज यहाँ पर हो, तो इस पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो गाइज शॉर्टकट के लिए कोई और तरीका नहीं, जस्ट आपको या तो यूज करके देखो इतना, या फिर आप उसको याद कर लो। तो बेटर ऑप्शन का याद कर लीजिए गाइज। आंसर क्या बन जाएगा? क्योंकि इसमें ऐसा समझने वाला कुछ नहीं है, जस्ट अपने को यूज करना है। तो शिफ्ट स्पेस बार ये किसके लिए हो जाता है आपका बता सकते हो? 35 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर डी। तो रो के केस में तो आपका ये बन जाता है। अगर आप कॉलम की बात करोगे तो कॉलम के केस में कौन सा बन जाता है आपका? कंट्रोल स्पेस बार इज फॉर कॉलम। तो आप यहाँ पर हो, कंट्रोल स्पेस बार दबा दोगे तो ये कॉलम आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये सेलेक्ट हो। बात समझ में आ रही है गाइस? अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पटवारी में और इन सभी एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस में आपके आप प्रेजेंट किया तो जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो जहाँ पर समझाने वाला कॉन्सेप्ट है तो गाइज मैं समझा रहा हूँ, और जहाँ पर याद करने वाला मैं वो भी आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि कौन सी चीज समझने वाली है और कौन सी चीज आपको याद करनी। नाउ 36। तो अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को बताना है इन चारों सिंबल्स में से मल्टीप्लीकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा है। तो कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन अरिथमेटिक ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो इसमें से मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा होता है? ये तो होता नहीं है। मल्टीप्लीकेशन के केस में कौन सा यूज करते हैं हम लोग? एस्ट्रिक। ओके गाइस, दिस वन इज कैरेट, और ये आपके पावर के लिए इसको यूज करते हैं। ये आपका स्लैश है, ये आपके डिवाइड के लिए, ठीक है ना। और ये नॉर्मली जो एक्स सिंबल है इस टाइप का तो कोई अपना करेक्टर होता ही नहीं अपने, ये तो एक्स एक्स लिखा हुआ है, ये तो करेक्टर है आपका, हमारा सिंबल नहीं है। वो सिंबल मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा बनेगा आपका? दिस वन। ओके। नेक्स्ट इज ऑफिस ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व। तो ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है? ऑफिस ऑटोमेशन और ऑफिस के काम करना ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब टेक्नोलॉजी प्रेजेंट होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स याद कर लीजिए, पीपल भी चाहिए भाई, लोग चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी चाहिए।
तो इन तीनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली ऑफिस ऑटोमेशन कर सकते हैं। देखिए मैन मशीन एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो पीपल भी है, पेपर भी है। तो पेपर का कॉन्सेप्ट, जब हम टेक्नोलॉजी से ही काम करें तो पेपर का यूज नहीं है। और पीपल भी है आपका, ये प्रोसीजर भी है। अब प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तो बाद में होगा ना, पहले चीजें तो लेके आइए। तो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए जो आउटपुट बनेगा दैट विल बी पीपल, प्रोसीजर एंड आपका टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सिस्टम दैट रेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइज इट्स ऑपरेशन अकॉर्डिंगली। मतलब जैसा देश वैसा भेष, इस क्वेश्चन का सीधा सिद्धांत है जैसा देश वैसा भेष। जैसे माहौल में पहुंच के उस तरीके से हमने खुद को ढाल लिया, तो वो जो पर्टिकुलर चीज होती है उसको हम वो अडेप्शन, अडेप्शन मतलब अडेप्टिव सिस्टम इसका आंसर बन जाएगा। तो ये वही कह रहा है कि अपने जैसे, जैसा हम जिस देश में पहुंच गए वैसे हमने वेशभूषा धारण कर लिया। तो उसी तरीके से बोल रहे हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जिस एनवायरनमेंट में जाता है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग खुद के ऑपरेशंस को मॉडिफाई कर लेता है। दैट इज अडेप्टिव सिस्टम। इस पर्टिकुलर टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, अडप्शन के नाम से इसको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 39 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखो, विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कंसर्न विद इम्प्रूविंग एफिशिएंसी बाय अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की टेक्नोलॉजी को मतलब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टू कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। यानी जब भी हम किसी भी कह सकते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी अपने को बतानी है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके परफॉर्मेंस या आपकी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को करने के लिए। तो सच एज क्रिएटिंग बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। तो ये कौन सी कैटेगरी होती है इनमें से? तो ये आपका क्या है कि ऑटोमेटिक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अप्लाई करेंगे जिससे हमारे सिस्टम में बिजनेस की एफिशिएंसी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो अब देखो गाइज, यहाँ पर ज्यादातर लोग बिजनेस के चक्कर में आकर बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कुछ होता ही नहीं आपका। एक्सपर्ट सिस्टम रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ नहीं होता। तो परफेक्टली आंसर जो बनता है ऑटोमेशन, आपका ये सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रॉपर होती भी आपकी, और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 40 नंबर। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास गाइज। इफ यू वांट टू लोगो, एड लोगो, एड लोगो टू appear ऑन एवरी स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। हर स्लाइड के अंदर आप लोगो लगाना चाहते हो, देन उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या बन सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन बन सकता है दैट इज स्लाइड मास्टर। इसका मतलब होता है ये मेन स्लाइड है और इसके अंडर में आपकी कई सारी स्लाइड जिस पर हमें काम करना है। तो इन सभी के अंदर लोगो एक साथ लगाना अपने को, हर स्लाइड में आ जाए तो सीधा लोगो आप यहाँ पर लगा दोगे, अपने यहाँ पे ये सारी चीजें एक्सेस कर लेंगी। तो फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 40 क्वेश्चन जो आज हमने किए हुए हैं गाइस, पिछले प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है गाइस, ये आपको ठीक से बढ़िया से समझ में आए होंगे। और इनके बकायदा मैंने आपको आंसर भी हर एक के अंदर टिक किया हो। तो गाइज इस सेशन को आप लोग जरूर वॉच करें और सेशन को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे और भी लोग यहाँ पर आपके सेशन को देख पाएंगे। तो इसी टाइप के सेशंस गाइज मैं रेगुलरिटी से आपके सामने लेके आता रहूंगा गाइज, और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करें। अच्छा कंटेंट आपको देंगे। जब कंटेंट अच्छा होगा, आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे, तो आप 100% आपके एग्जाम के क्वेश्चंस को परफॉर्म। है। आप लोग गाइस प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने लोगों को सेफ रखें गाइस। घर पर ही रहिए, मास्क का यूज करिए, है ना, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन आपकी चल रही है नाउ डेज, तो आप देख सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू गाइस।